नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है अपना उत्तर प्रदेश का और अपने उत्तर प्रदेश में संबल से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही। महिला शिक्षा मित्र को मारने की कोशिश की गई। अवैध शराब बेचने वालों का विरोध करना महिला को महंगा पड़ सकता था और आरोपियों ने गला दबाकर हत्या की कोशिश की है। पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश पे जुट चुकी है। आरोपी लगातार इस घिनौने अपराध को अंजाम देते रहे। आबकारी विभाग पर भी मिलीभगत का यहां आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। पीड़िता ने पहले कई बार शिकायत दर्ज करवाई थी और हजरत नगर थाना ये क्षेत्र का पूरा मामला है। आपको बताएं, आरोपी दबंग हेकड़ बदमाश जो है वो लगातार इस बात को अंजाम देते रहे। ये वही फुटेज आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये महिला बैठी हुई है और इसके साथ जो है इसको मारने की कोशिश की गई थी। अब पुलिस आगे की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। महिला शिक्षा मित्र है और इसको मारने की कोशिश की। इसका बस इतना सा जुर्म था, जो शराब बेचने वाले लोग हैं उनका विरोध करती हुई नजर आ रही थी और पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई करती नजर आ रही। जो दबंग लोग पड़ोसी को शराब बेचते हैं और जो दरवाजे में बेच के मेरे घर में दबंग लोगों को घुसाते हैं और मेरे बच्चों को पढ़ने लिखने दिए। मैंने विरोध किया तो मेरे आज गला दबा दिया। अब क्या आपने शिकायत की थाने में? थाने में कि मेरे गला दबा दिया, मेरे बच्चों को नहीं पढ़ने लिखने दे रहे हैं, शराब बेचते हैं। लखनऊ में अपना दल एस ने प्रदेश संगठन की मासिक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भी शिरकत को हासिल किया है। अनुप्रिया पटेल ने बताया है कि आज कई लोगों ने दूसरे संगठन को छोड़कर अपने दल की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है और अपना दल उनका स्वागत करता है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं और साथ ही साथ मंडल प्रभारी अपने अपने मंडलों में सदस्यता अभियान चलाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी एमएलसी के प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल होने पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि प्रत्याशियों की उम्र को लेकर पर्चा कैंसिल किया गया है। अनुप्रिया पटेल ने ओपी राजभर पर बोलते हुए भी कहा कि कुछ नाराजगी के चलते वे चले गए, अगर वे वापस आते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। मासिक बैठक है जो पार्टी की परंपरा के अनुरूप हर महीने 2 तारीख को आयोजित की जाती है और 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत हमारे उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में आज पार्टी की ओर से मंडल प्रभारी गण की घोषणा कर दी गई है। इन मंडल प्रभारी गण की देखरेख में प्रत्येक मंडल के अंदर जो संगठन के विस्तार का काम है वो सदस्यता अभियान के जरिए निरंतर चलाया जाएगा। खबर मुरादाबाद के लालपुर तीसरी गांव से आ रही है, जहां पर दबंगों ने चुनाव के रंजिश के चलते ग्राम प्रधान सोनी सिंह और पति राजकुमार को धारदार हथियारों से हमला कर दिया है और इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया, जहां उन्हें मुरादाबाद के लिए रेफर किया गया। वहीं पीड़ित ग्राम प्रधान सोनी सिंह ने हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस में तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और ग्राम प्रधान सोनी सिंह का यह भी कहना है कि ये लोग इससे पहले भी मुझे और मेरे पति को जान से मारने की कोशिश कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। थाने में ना यहाँ हूँ इस पे नितिन और जोगिंदर सिंह की वाइफ प्रीति सिंह। किस बात को लेकर? वो पंचायत में पुरानी वो चली आ रही है कि वो रोज गाली देती है आकर कि तुम यहाँ नहीं रहने दूंगी, यहाँ पे अपने भाइयों से आके पिटवाऊंगी, आग लगवा दूंगी, घर में ये करा दूंगी। 8 दिन हो गए गाली देते रोज गाली देती है आके। आज क्या हुआ? आज ये गाली दे रही थी साथ, ये मना करा थे हमें पति की गाली मत दो आई और फट्टी मार दी इतनी तेज फेंक के। वो चाची खड़ी थी, उनको पीछे हो गई, उनके लगती, फिर मेरे लगी, दो मेरे पे लपट गई दोनों। गाँव के कुछ दबंग लोग हैं जो दबंग टाइप के टाइम से परेशान कर रहे हैं। पिछले टाइम 55 लोगों ने झगड़ा करा था। अच्छा, ठीक है। इस बार वो मेरे घर के आगे गाली दे रही थी किसी वजह से, तो मैंने कहा मुझे गाली न दी जाए। तो उन्होंने कहा कि अपने भाइयों को गड्डी खड़ा से बुला करके तुझे हम यहाँ रहने नहीं देंगे, बहुत मारेंगे। और इतने में मैं तो चला गया, क्योंकि महिला है वो उसका पति नहीं है, वो ज्यादातर छेड़खानी के मुकदमे लिखवाती है, जिस वजह से मैं वहां से बचा। मैं भिड़ूंगा तो मुकदमे लिखवाएगी। उनने मेरे फंटी फेंक के मारी, मैं भाग गया वहां से, मगर मिसिस को उन्होंने पकड़ लिया, मिसिस के मारा मिसिस को। उसके बाद जब मैं आया तो उसके बेटे ने आके मेरे ऊपर चाकू से हमला कर दिया।
मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडा थाना क्षेत्र में गांव खानपुर लखी में दबंगों ने महिला को आपसी विवाद को लेकर लाठी सरियों से पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया है। तो वहीं पर मारपीट होता देख के मोहल्ले वासी इकट्ठा हो गए। लोगों को आता देखकर दबंगों ने महिला को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए हैं और इसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर महिला का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। किसी चिपट गया पीछे चिपट गया तो इसके डंडे बंडे मारे। फिर हम पहुंच गए। क्या हमारे नल के हत्ते लेकर आए, कमंचे लेकर आए। हाँ 4 ही वो हाँ अल्लाह मेहर हाँ, बिलाल हाँ, फरमान हाँ, सुएब हाँ उन्हें जाकर। देश में जहां एक की तरफ धूमधाम से नाग पंचमी का त्योहार मनाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में नाग पंचमी के मौके पर अखाड़ों में कुश्ती का आयोजन भी किया गया। हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने स्थिति ऐसी ऐतिहासिक अखाड़े पहुंचे, जहां पर मौजूद लोगों से उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने बताया, इस खास रिपोर्ट में समझिए। देश प्रदेश समेत राजधानी लखनऊ में भी नाग पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं लखनऊ में बात करें तो नाग पंचमी के दिन अखाड़ों में भी पहलवानों को कुश्ती लड़ते हुए देखा जाना आम बात है। और जब बात राजधानी के अखाड़ों की हो तो गणेशगंज के ऐतिहासिक अखाड़े की बात होना जरूरी हो जाता है। गणेशगंज का यह ऐतिहासिक अखाड़ा 1914 के आसपास स्थापित हुआ था। इस अखाड़े के उस्ताद गिरधारी उस्ताद रहे। 1940 में अखाड़े का रजिस्ट्रेशन हुआ और उनके बेटे उस्ताद गुरुराम प्रकाश ने इसकी देखरेख की। लेकिन आज जैसे अखाड़ों को लोग भूले बैठे हैं, हमारे संवाददाता आनंद सिंह गणेशगंज के ऐतिहासिक अखाड़े में पहुंचे और अखाड़े में लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अखाड़ा संचालक से भी बात की। देश में नाग पंचमी का त्यौहार बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के में क्षेत्र पड़ता है गणेशगंज। गणेशगंज के ऐतिहासिक अखाड़े पे हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ कुछ पहलवान भाई लोग खड़े हुए हैं जो कि लगातार यहां पर प्रैक्टिस करते हैं और कहीं ना कहीं तरीके से समाज को एक जो आज एक सिस्टम बना हुआ है जिम का और कई सारी चीज़ों का, नए लोगों को ये सिखा रहे हैं और समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि जो हिंदुस्तान की परंपरा है पहलवानी, उसको कहीं ना कहीं ये जीवित रखे हैं काफ़ी पुराने सालों से। तो हमारे साथ यहाँ के संस्थापक भी हैं जो इस समय यहाँ का पूरा कार्यभार देख रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। ये जो आज यहाँ पर नागपंचमी के त्यौहार के दिन वैसे यहाँ पर प्रसिद्ध है कि लखनऊ में अखाड़ों पे कुश्ती की पहलवानी की जाती है, तो क्या इसका थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बताएं। नागपंचमी का जो हमारा भारतवर्ष में मनाया जाने वाला पर्व है, ये परंपरागत कुश्ती का महापर्व माना जाता था। इस परंपरा को हम लोगों ने कई दिनों मतलब वर्षों से इसको जीवंत रखने का प्रयास जारी रखा है और कर रहे हैं। हमारे जितने भी बुजुर्ग थे और हम लोगों के जो साथी थे, उन लोगों ने इसको जीवंत रखने का प्रयास किया है। ये परंपरागत कुश्ती का एक महापर्व कहलाता है। इस पर्व में पूजा उपासना के साथ साथ हमारे यहाँ जोर आजमाइश बच्चे करने आते थे और साथ में बड़े पहलवान भी आते रहते हैं। लखनऊ के साथ साथ समस्त पूरे भारतवर्ष में सभी पहलवान इस पर्व को मनाते हैं और साथ में हमारा अखाड़ा गणेशगंज बहुत ही प्राचीन अखाड़ा है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और उसके उपरांत ये तब से हम लोग इसको परंपरा निभा रहे हैं। इसकी स्थापना करने वाले हमारे जो परम गुरु थे वो गिरधारी उस्ताद जी थे, उन्होंने इसकी स्थापना किया। उसके उपरांत इसका संचालन हमारे जो आदरणीय ब्रह्मलीन गुरुदेव जो हैं वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। आज उनका हम लोग बड़ा क्षति महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। गुरु राम प्रकाश पहलवान जी जो आज हैं नहीं, उनकी स्मृति में हम लोगों ने आज यहाँ पे आयोजन किया था। केवल हम लोगों ने पूजा पाठ किया है और थोड़ा सा जोर आजमाइश बच्चों ने किया और कुछ पहलवानों ने, जिसका हमें बड़ा आभार है कि लोग यहाँ आते हैं। परंतु ये परंपरा आज धीरे धीरे लुप्त हो रही है हमारे समाज में।
इसका कारण यह है कि इस पे ना तो कोई कोई संस्था भी इस पे ध्यान नहीं देती है, ना ही वैसे, चूंकि ये निःशुल्क चलाया जाता है अखाड़ा परंपरा और व्यायामशाला, तो संस्थाओं का, हमारा भी एक संस्था ही है ये, तो हम लोग खुद ही अपने धन से इसका वो करते हैं। अब कोई भी दान वगैरह नहीं होता है। बहुत बड़ी बात है कि आज की तारीख में कई सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं भारत की पहचान बनाने वाला है कुश्ती, और कुश्ती को लेकर कहीं ना कहीं सरकार कई सारे खेलों पे आगे बढ़ावा दे रही है। इस तरह कुश्ती पर भी एक बढ़ावा मजबूत तरीके से सरकार को जरूर देना चाहिए, क्योंकि जो संस्थाएं निःशुल्क काम कर रही हैं उन संस्थाओं के पास सारी चीजें नहीं होती हैं। भारत में धीरे धीरे अखाड़ों का चलन कम होता जा रहा है, लेकिन अखाड़ा संचालकों का कहना है कि अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो अखाड़ों को आने वाले समय के लिए भी जीवित रखा जा सकता है। हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने अखाड़े के उस्ताद से भी बातचीत की। आज की तारीख में कुश्ती पहलवानी में गुरु चेला का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ के सभी लोगों के गुरु हैं, जो कुश्ती की जोर आजमाइश किसी ना किसी तरीके से सिखाते हैं। नाम आराम सागर है। और आदाम जी, ये जो इतना यहाँ पे कुश्ती की जोर आजमाइश आप करते हैं, यहाँ छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब आते हैं? नहीं, यहाँ पे छोटे बड़े यानी सभी आते हैं, मगर आज की सिचुएशन जो है वो अखाड़े में यानी कमा रहे हैं। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अखाड़े में ज़्यादा से ज़्यादा आए लोग, और ये हमारी आज की तो परंपरा है नहीं, ये अनादिकाल से कर्म चल रही है। सरकार को इस पे ऊपर के हम ध्यान देना चाहिए, कम से कम थोड़ी सी ऐसी, जैसे हर खेलों पे सरकार अपना यानी फोकस कर रही है, तो जितने भी अखाड़े हैं हमारे यहाँ से लेके, उनको अगर सरकार को जीवित रखना है तो भाई थोड़ा अखाड़े पे भी थोड़ा ध्यान करना। बहुत सही बात है कि अगर जीवित रखना है तो अखाड़े पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और अखाड़े पे अगर ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं भारत की ये शैली जो है वो आगे जीवित रहेगी, और इस प्रकार से जो एक जमीनी तरीके से पहलवान तैयार होता है वो हमेशा बरकरार रहेगा। लखनऊ से आनंद सिंह की रिपोर्ट, हर खबर। जहां एक और आधुनिकता की दौड़ में पुरानी संस्कृतियां खेलकूद विलुप्त होती ही जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर रायबरेली के विकास क्षेत्र खीरों का पाहू गांव उन्हीं संस्कृतियों को समेटे हुए नजर आ रहा है। यहां हर साल की भांति नाग पंचमी के दिन होने वाले अखाड़े, कूद, कुश्ती और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें गैर जनपदों से आए हुए मेधावी बच्चों और बच्चियों ने भी हिस्सा लिया है। सुल्तानपुर के मोहम्मद रहबर ने लंबी कूद से 25 फीट 10 इंच छलांग लगाकर प्रथम स्थान को हासिल कर लिया, और वहीं दूसरे विजेता प्रदीप कुशवाहा ने 25 फीट 1 इंच की छलांग लगाई। आदित्य सिंह ने 24 फीट 11 इंच की छलांग लगाकर तीसरा स्थान हासिल किया है, और प्रथम पुरस्कार को 21,000 रुपए और द्वितीय पुरस्कार को 15,000 और तृतीय पुरस्कार को 10,000 रुपए दिए गए। अधिवक्ता कनक सिंह प्रधान पाहो और धन्वर सिंह भदौरिया के साथ साथ पूर्व प्रधान गुलहरिया और बलबीर सिंह धुन्नी शहीद विनोद सिंह राठौर ने पुरस्कार देकर विजेताओं के उज्जवल भविष्य की बधाई दी है। आपको बताएं कि ये योजना पिछले कई दशकों से लगातार चलती हुई नजर आ रही है, और क्षेत्र एवं जिला प्रतिभागियों के साथ साथ प्रदेश को दूरस्थ क्षेत्रों के युवा और नाग पंचमी के पाहू गांव में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता कनक बहादुर सिंह और उनके भाई विनोद सिंह के साथ साथ प्रमोद सिंह पिछले कई सालों से इन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर जिम्मा संभाले हुए हैं, और वहीं कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे बच्चियों में प्रथम पुरस्कार पाने वाली उषा और द्वितीय पुरस्कार पाने वाली आंचल के साथ साथ तृतीय पुरस्कार पाने वाली अमिता ने प्राप्त किया है, और वहीं महिला कुश्ती में रोशनी ने प्रथम स्थान लाकर बाजी मारी। रचना दूसरे स्थान पर रही हैं, और सभी विजेताओं ने देश की सेवा करने का वचन भी लिया है। और अधिवक्ता कनक सिंह और पूर्व प्रधान शिबू सिंह राठौर के साथ साथ राम सिंह ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया है। ये हमारे यहाँ काफ़ी मतलब बुजुर्गों से चल रही है, हाँ, लेकिन इसको हम बृहद रूप में 5-6 साल से चला रहे हैं। सर, ये जो कूद है उसके बाद कुश्ती भी होती है? हाँ। और कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? इसके बाद हम लोग जैसे ऑर्केस्ट्रा है, ये सब है, आला कूद है। सर, इसमें प्राइज क्या दिया जाता है? इसमें पहला हमारा है 21,000 और दूसरा है 15,000 और तीसरा है 10,000। इसके अलावा हम
इसके अलावा करीब 10 प्राइज और देते। आयोजन इसलिए करते हैं कि जिससे लड़कों में थोड़ा प्रोत्साहन बढ़े और ये जो पुरानी परंपरा बंद हो रही है ये थोड़ा ठीक से चले, लोगों में उत्साह रहे और आगे चलती रहे। कहते हैं पुराने जमाने, पुरानी विधाएं, पहले के दौर में खेल कूद एथलेटिक जितने भी होते थे वो करने से लोग स्वस्थ होते थे। गांव में नौटंकी, ऊंची कूद, कुश्ती ये सब जब होती थी तो लोग स्वस्थ होते थे, उनकी लंबी आयु होती थी, लंबा जीवन होता था। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। पहले संसाधन कम थे, अब संसाधन ज्यादा हो गए। उन चीजों का, उस परंपरा का नाम बदला गया है केवल। मेरे साथ ये एक लड़का है जो कि विजेता फर्स्ट विनर है ये, और एक मेरे साथ बेटी है। ये दोनों बच्चे आज यहाँ पाहों में लंबी कूद में प्रथम स्थान पर आए हैं। इनसे बात करते हैं कि आज जो प्रथम स्थान पे आए हैं ये आगे देश के लिए क्या करना चाहते हैं और यहाँ से जीतने के बाद अपने देश के लिए सेवा कैसे करेंगे और कैसे ये अपने देश के चार चांद लगाएंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? उषा। उषा कहाँ रहती हो? जिले में। क्या उम्र है बेटा आपकी? 17। बेटा किस गांव से हैं आप? अच्छा, आज आप प्रथम स्थान पे आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कितना प्राइज मिला आपको? 21,000 रुपए। 2100 रुपए। क्या कहना चाहती हैं आयोजक मंडल के लिए और क्या कहना चाहती हैं इस गांव के लिए, पाहो गांव के लिए? कुछ धन्यवाद देना चाहती है बेटा? देश के लिए क्या करना चाहती है आगे बढ़कर? ओलंपिक खेलना चाहती है बेटी। कौन कहता है बेटियां पीछे? क्योंकि जब खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इसी कड़ी में ये बच्चा मेरे साथ मौजूद है जो कि प्रथम स्थान पर आया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रहबर खान। मोहम्मद रहबर खान जी। ये बताइए आप कहाँ से हैं? सुल्तानपुर से। आज आपको प्रथम स्थान मिला है, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा। क्या करेंगे देश के लिए आगे? सर ओलंपिक, देश को ओलंपिक गोल्ड से। देश को ओलंपिक में आगे पहुंचाने का जज्बा लिए ये बच्चा जो कि राम को भी मानता है और रहीम को भी मानता है। कौन कहता है दिलों के बंटवारे हुए? खाली हम आप समझ जाएं हम सब एक हैं, क्योंकि खेल ऐसा है जिससे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और जब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तो यकीन मानिए हिंदुस्तान को विश्व गुरु होने से कोई रोक नहीं सकता। कैमरा पर्सन अजय के साथ दीप्तन मिश्रा, पाहो हर खबर। खेल कूद खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये प्लेयर मेरे साथ मौजूद हैं जो कि लंबी कूद का हिस्सा बने हुए हैं। अभी कितना ही कूदे हैं मैं इनसे पूछता हूँ। क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह। आदित्य जी, अभी कितनी आपने जो जंप लगाई कितनी फीट की है? 22 फीट की। क्या करते हैं? मैं 100 मीटर। नहीं, पढ़ाई करते हैं आप? पढ़ाई। क्या करना चाहते हैं बॉस? स्पोर्ट्स में देश की सेवा करना चाहते हैं। चलिए, ये जज्बा, ये हिंदुस्तान के लिए जज्बा है युवाओं का। अभी ये बच्चा जो है कूद कर आया है और 20+ फीट कूदा है यहाँ पर और ये पढ़ लिख कर स्पोर्ट में देश की सेवा करना चाहता है। एक सज्जन और मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे। ये आयोजक मंडल से है। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार वाजपेयी। वाजपेयी जी, ये जो आपके यहाँ कार्यक्रम चल रहा है ये प्रतिवर्ष होता है? बहुत पुराने समय से प्रोग्राम है बीच में। ये कब होता है? ये गुड़िया के दिन लगता है, नागपंचमी। आपने भी कभी हिस्सा लिया इसमें? इसमें जो प्राइज है वो कैसे होता है? 15,000, 10,000। अच्छा, यहाँ से कूदने के बाद बच्चे जो प्रोत्साहन होकर बाहर जाते हैं देश की सेवाओं में, आपके गांव से ऐसा कोई बच्चा है जो देश की सेवा कर रहा है? आर्डर पे लगे हुए यहाँ के कूदे हुए बच्चे, यहाँ की कूदी हुई बेटियां आज देश की सेवा कर रही हैं और सरहद की हिफाजत कर रही। मैं आपको और लोगों से भी बात कराऊंगा कि ये इस जो गेम है, ये खेल है, ये जो धर्म है, ये जो है कब से निभाया जा रहा है। और पाहो गांव का ये जो श्रृंगार है, खीरों विकास क्षेत्र का वो गांव, पाहो गांव, जो इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। कुश्तियां है वो जो है फाइनल हो गई है। इस बच्ची ने जो है खिताब जीता है प्रथम का। क्या नाम है बेटा आपका? रोशनी। कहाँ से आई हो बेटा? मिल्थुआ से। क्या उम्र है बेटा आपकी? 17 साल। 17 साल। बेटा क्या करना चाहती हो देश के लिए? ओलंपिक खेलना चाहती हूँ। ओलंपिक खेलना चाहती है। क्या नाम बेटा आपका? रचना मौर्य सर। कहाँ से आई हैं? आप कुश्ती हार गई, कोशिश करेंगे। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बच्ची विजयी हुई है। आधे घंटे चली कुश्ती, उसके बाद इस लड़की ने जो है परचम लहरा दिया है। ये बेटी जो है दूसरे नंबर पे आई है। अब देखना है जो आगे कुश्तियां होती हैं उनमें जो है कौन जीतता है कौन हारता है, क्योंकि एक की जीत होनी निश्चित है तो दूसरे की हार तय है। पुरानी परंपराओं को आज भी जिंदा रखे हुए
आज भी समाज में अलग जगाए हुए और आज भी पुराने जमाने को याद दिलाने के लिए पाहो गांव का आयोजक मंडल वाकई में काबिले तारीफ है और धन्यवाद का पात्र है। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है पाहो गांव में लंबी कूद का जो प्रतियोगिता हो रही है उसके जो है अहम किरदार हैं, आइए इनसे जानते हैं। ये विधा ये परंपरा इस गाँव में कब से हो रही है और यहाँ पर जीतने वाले को कितना इनाम दिया जाता है, उसके बाद इस गाँव में जितने भी जो है खिलाड़ी हैं वो देश की सेवा में कितने लोग मौजूद हैं अभी। सर क्या नाम है आपका? संजीव सिंह राठौर बबलू। संजीव साहब, आपके गांव में जो परंपरा है, ये जो खेल हो रहा है, ये कब से हो रहा है? जी हमारे लोगों के अनुरोध चला रहा है ये बहुत करीब 50 सालों से। हमारे लोग बुजुर्ग लोग हमारी ये करीब 6वीं पीढ़ी जी जिसको अनवरत रूप से आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। सर आपके गाँव में पाहो गाँव में ये जो बच्चे कूदते हैं आते हैं, तो क्या आपके गांव से कुछ बच्चे देश की सेवा में हैं? जी नहीं, निश्चित तौर पे हमारी देश की सेवा में है। यहाँ से पुराना ऐतिहासिक रिश्ता रहा है और हमारा लोगों का उद्देश्य है कि जो गाँव गली गाँव से शहरों में सारी व्यवस्थाएं हैं लेकिन यहाँ गाँव स्तर पर व्यवस्थाएं तो हमारा लोग निश्चित तौर पर मानना है कि जो गाँव लोगों की जो प्रतिभाएं हैं तो निश्चित तौर पर आगे प्रदेश स्तर पर नाम रोशन करें, आगे राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन, ये हमारा उद्देश्य है। सर यहाँ से जीतने वाले जो बच्चे हैं उनको क्या इनाम दिया जाता है? यहाँ पे हम लोगों ने इनाम रखा हुआ है। पहला इनाम जो है प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए, दूसरा पुरस्कार 15,000 रुपए, तीसरा पुरस्कार 11,000 रुपए, प्लस 10 कांसोलेशन पुरस्कार है 21,000 रुपए के, प्लस उसके साथ हम लोग बच्चियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके सर इसके बाद ये जब शाम होगी तो कौन सा प्रोग्राम होगा? शाम को एक रंगारंग प्रोग्राम रखा गया है ऑर्केस्ट्रा का और 7 बजे से शुरुआत होगी। लखनऊ की पार्टी है तो हम लोग अनिवार्य रूप से उसको बराबर उसका जो है शाम का रंगारंग प्रोग्राम करते हैं। सर देश में क्या मैसेज देना चाहते हैं? देश में निश्चित तौर पर मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी यहाँ की प्रतिभाएं हैं सरकार से गुजारिश करेंगे कि स्टेडियम बनाया जाए, जो प्रतिभाएं जहाँ तक नहीं पहुँच पाती वो प्रतिभाएं आगे जाके देश का नाम रोशन। थैंक यू सर। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहें हर खबर के साथ। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। हर घर तिरंगा है हमारी शान, हर घर तिरंगा है हमारा अभिमान। मेरे देश में सबको मिलती पहचान, मिलकर गाए हम सब तिरंगे की तान। हर घर तिरंगा है हमारी शान। देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। आइए हम सब बने हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एक्शन मोड में मंत्री दानिश आजाद दिखाई दे रहे हैं और मुस्लिम मुसाफिर खाने का औचक निरीक्षण करते हुए नजर आए। चारबाग स्थित मुसाफिर खाने मंत्री जो हैं वो पहुंचते हुए नजर आए हैं और वहां का साफ सफाई और व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। खाने में फेरे वाले जो लोग हैं उनको लेकर भी साफ सफाई का सीधे तौर पर एक्शन मोड में यहां पर नजर आ रहा है। मुस्लिम मुसाफिर खाने का औचक निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए और चारबाग स्थित जो मुसाफिर खाना है वहां पहुंचते हुए नजर आए और तमाम दिक्कतों को सुनते हुए नजर आ रहा है, जो परेशानियां उनको सुनते हुए नजर आ रहे हैं और मंत्री ने औचक निरीक्षण किया है। एक्शन मोड में मंत्री दानिश आजाद जो है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। चारबाग स्थित मुसाफिर खाने पहुंचे मंत्री औचक निरीक्षण करने के लिए और वहां पर जाकर जायजों का उन्होंने जायजा लिया और जो भी कमियां पाई गई हैं उसको लेकर सख्त दिशा और निर्देश भी देते दिखाई दिए हैं।
उधर मुजफ्फरनगर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल इंस्टाग्राम पर एक नाबालिग की छात्रा से दोस्ती कर कुछ मुस्लिम युवकों ने गलत इरादों से छात्रा को बहला फुसलाकर बंद कमरे में ले गए और जहां पर 3 और युवक मौजूद थे, उन्होंने छात्रा के साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर दी और छात्रा ने शोर मचाने पर इलाके के लोगों ने समय रहते पुलिस को फोन कर दिया और बाकी मौके पर पहुंची पुलिस ने बंद मकान से युवती और 3 युवकों को बाहर निकाला तो ग्रामीणों ने तीनों युवकों को पुलिस की मौजूदगी में पिटाई शुरू कर दी और मामला 2 समुदाय से जुड़ा होने के कारण हिंदुवादी संगठनों ने शहर कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने पीड़ित परिवार में तहरीर देकर तीनों आरोपियों अयान, कैफ और अमन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया है। एक प्रकरण आज जानकारी में आया था। एक 16 वर्षीय छात्रा है जिसके साथ एक लड़का है अयान, उसने इंस्टाग्राम पर उसके साथ दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद उसको कहीं एक स्थान पर बुलाया और वहाँ उसके 2 अन्य साथी और भी वो जो कैफ और अमन जो वहाँ पर मौजूद थे, इन तीनों लोगों ने उसके साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। इसी उसमें जब सूचना वहाँ से मिली तो पुलिस ने तीनों। उत्तर प्रदेश के जिले हमीरपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रेस्टोरेंट में रखे जनरेटर में जो है वो लग गई है। आग लगना के कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की वजह आग से रेस्टोरेंट में बैठे लोगों में हड़कंप मचता हुआ नजर आया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगती हुई नजर आई है और आग से रेस्टोरेंट में बैठे लोग जो है वो हड़कंप मचाते हुए नजर आए और सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम जो है वहां पर पहुंचती हुई नजर आई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर रेस्टोरेंट में जनरेटर से आग लग गई और शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लोग बैठे हुए थे और जैसे ही आग की खबर उन तक पहुंची, अफरा तफरी का माहौल वहां पर मचता नजर आया। कान्हा धाम रेस्टोरेंट का नाम बताया जा रहा है और वहां पर आग लगने से उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है और आग के ऊपर काबू पाती नजर आई है। रेस्टोरेंट में जनरेटर जो है वो उसकी वजह से बताया जा रहा है आग लगी है और शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। ये हमीरपुर का पूरा मामला है और कान्हा धाम रेस्टोरेंट का ये पूरा मामला आपको बता रहा है हमीरपुर से, जो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही जहां पर आग लगने से लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल बनता हुआ नजर आया और कान्हा धाम जो है वो रेस्टोरेंट का नाम जो है वो बताया जा रहा है। उधर लखनऊ में 31 साल पहले पूर्व सांसद और डकैत फूलन देवी ने कानपुर देहात के गांव बहमई में अपने गिरोह के साथ 20 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी और बहमई हत्याकांड आज देश की निचली अदालत में सबसे पुराना मुकदमा माना जाता है। 31 साल में ही अदालत आज तक इसमें कोई भी फैसला नहीं सुना पाई है और फूलन देवी ने इस हत्याकांड में जिन निर्दोष लोगों की हत्या की थी उन लोगों में दलित, पिछड़े और मुसलमान भी शामिल थे और आज 31 साल होने के बावजूद भी किसी भी तरह का न्याय और मुआवजा न मिलने के कारण दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आए इसीलिए कि आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। किस मामले में आए? ये बेमई कांड जो मामला हुआ था, जो 20 आदमी लगभग मारे गए और इसके बाद में यहाँ पे हम आए न्याय के बेमई कांड जो 14 फरवरी 1981 में फूलन देवी और उनके गिरोह द्वारा जो निर्मम हत्या की गई थी 20 लोगों की, उसके उपलक्ष्य में उसके पीड़ित परिवारों के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर आपके बगल में नसीर खान जी के बेटे यहाँ पे खड़े हुए हैं और तुलसीराम मौर्य जी जो पिछड़े समाज से आते हैं, उनके भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं और चश्मदीप के गवाह के रूप में एक हमारे भाई खड़े हुए, जिनसे भी आप अपने प्रश्न को पूछा जा सकता है। 41 साल से किसी भी निचली अदालत में जिनमें मतलब किसी को इंसाफ नहीं मिला। चल फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे हर खबर के साथ।